61,232 मंदिर, 84% हिंदू आबादी, हिजाब हलाल पर बैन, गो हत्या पर सजा, चुनाव से पहले बजरंगबली दल का मुद्दा, पीएम मोदी के एक के बाद एक रोड शो रैलियां, मुस्लिमों का आरक्षण खत्म, सबसे बड़ी कम्युनिटी लिंगायतों को रिजर्वेशन, फिर भी कर्नाटक में बीजेपी हार गई। हार भी ऐसी कि 31 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। चुनाव का नतीजा आए 11 दिन हो गए, पर सवाल अब भी ये है कि कर्नाटक में बीजेपी इतनी बुरी तरह से क्यों हारी? यहाँ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स क्यों फेल हुई? इसका लोकसभा चुनाव और दक्षिण भारत की राजनीति पर क्या असर होगा? बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों में पीक पर पहुंच चुकी है। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 60, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, राजस्थान में 25 में से 24 सीटें जीती थी। सूत्र बताते हैं, पार्टी को डर है कि आने वाले चुनाव में यहाँ उसकी सीटें घट सकती हैं, इसलिए पूरा जोर दक्षिण पर है ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। हालांकि कर्नाटक के नतीजों ने पार्टी की उम्मीदों को कमजोर किया है। दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा की करीब 900 और लोकसभा की 129 सीटें आती हैं। बीजेपी के पास दक्षिण में 29 सांसद हैं। 2024 में पार्टी ने यहाँ कम से कम 60 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। सीनियर जर्नलिस्ट अशोक चंदार्गी कहते हैं, ये टारगेट हासिल कर पाना मुश्किल है क्योंकि दक्षिण में बीजेपी के पास स्टेट लेवल पर कोई बड़े कद वाला नेता नहीं है। अब तक कर्नाटक में येदियुरप्पा थे, लेकिन वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुके हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास कोई चेहरा है ही नहीं। कर्नाटक में 61,232 मंदिर हैं। ये राज्य मंदिरों की संख्या में देश में तीसरे नंबर पर है। यहाँ से ज्यादा मंदिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में 84% हिंदू और 13% मुस्लिम है। हिंदुत्व और बजरंगबली का मुद्दा उठाकर भी बीजेपी 224 में से 66 सीटें ही जीत सकी। पीएम मोदी ने हर रोड शो में बजरंगबली के नारे लगवाए। ये भी कहा कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंगबली बोलकर इन्हें सजा देना है, यानी कि कांग्रेस को हराना है। लेकिन कर्नाटक में इन बातों का असर नहीं हुआ। मुस्लिमों का आरक्षण बहाल करने और बजरंग दल जैसे संगठनों पर बेल लगाने की बात कहने वाली कांग्रेस 136 सीटें जीत गई। कर्नाटक की हार से साउथ में बीजेपी पूरी तरह साफ हो चुकी है। इसका असर दूसरे राज्यों में पार्टी की एक्टिविटी पर भी पड़ा है। तेलंगाना में जोर शोर से चल रहे कैंपेन फिलहाल ठंडे पड़ गए हैं। वहीं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर और कर्नाटक के सोशल कल्चरल इश्यूज पर लिखने वाले के फर्नीराज कहते हैं, कोस्टल कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति पूरे कर्नाटक में फेल हो गई। कोस्टल कर्नाटक में भी पिछली बार से 3 सीटें कम आई हैं। कोस्टल कर्नाटक में उडुपी, उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिले आते हैं। कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी ने इस इलाके को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना दिया है। यहाँ की 19 सीटों में से 2018 में बीजेपी ने 16 सीटें जीती थी। इस पर 13 सीटें मिली। कांग्रेस 3 से 6 पर आ गई। हिजाब बैन का विवाद कोस्टल कर्नाटक की उडुपी से ही शुरू हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया। इस मूवमेंट को यशपाल सुवर्णा ने लीड किया था। वो 20% वोट मार्जिन से जीते। मुस्लिम वेंडर्स से सब्जी और फल न खरीदने का मुद्दा भी यहीं उठा था। हिजाब के विरोध में केसरिया दुपट्टे भी यहीं पहने गए थे। इसके बावजूद बीजेपी की सीटें 2018 के मुकाबले कम हो गईं। वहीं प्रोफेसर फणिराज के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस कोस्टल कर्नाटक में ऐसा सिस्टम बनाने में कामयाब रहे हैं जिसे हिंदू संस्कृति बताया जाता है। ब्राह्मणों के आचरण को यहाँ हिंदू धर्म का आचरण बना दिया गया, जिसने सभी जातियों को जोड़ने का काम किया। कोस्टल कर्नाटक में हिंदुत्व का एक कंपोजिशन बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। सभी जाति के मंदिरों को एक धर्म के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया गया। बीजेपी भी ये बात समझती है, इसलिए कोस्टल कर्नाटक में हिंदुत्व का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया गया। नॉर्थ कर्नाटक में धर्म के साथ जाति का चुनाव लड़ा गया। यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चल सकी क्योंकि इस इलाके में 12वीं सदी के संत बसवेश्वर का असर आज भी है। संत बसवेश्वर ने ही लिंगायत संप्रदाय बनाया था। ये समुदाय ना मूर्ति पूजा करता है, ना ही हिंदू ग्रंथों को मानता है। कर्नाटक में लिंगायतों की आबादी करीब 16% है। वहीं प्रोफेसर फणिराज के मुताबिक संत बसवेश्वर जाति व्यवस्था और दूसरी कुरीतियों के खिलाफ थे। वो लिंग, जाति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी लोगों को बराबरी का मौका देने की बात कहते थे। मूर्ति पूजा के वो विरोध में थे। उनका असर सिर्फ नॉर्थ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक में है। नॉर्थ कर्नाटक में शरण और सूफी धर्म साथ साथ चलते हैं, इसलिए वहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच
ध्रुवीकरण नहीं हो पाता। बेंगलुरु में हनुमान को मुद्दा बनाया गया, लेकिन बेंगलुरु के आसपास की गली गली में मंदिर है, वहाँ लोगों की पूजा पाठ के तरीके अलग हैं, कम्युनिटी के हिसाब से भगवान तक अलग है। बहुत से ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें लोकल कम्युनिटी भगवान मानती है और उन्हें ही फॉलो करती है। ऐसे में इन लोगों को राम कृष्ण या हनुमान के नाम से एकजुट नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी ने करवजन को मुद्दा बनाया था। करीब 4% आबादी वाली ईसाई कम्युनिटी के जरिए डर फैलाने की कोशिश की गई थी कि हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए आम लोगों में इस मुद्दे का कोई असर नहीं हुआ। 2018 में बीजेपी ने कर्नाटक में 104 सीटें जीती थी। ये भी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नहीं मिली थी। तब कांग्रेस और जेडीएस के वोट बैंक में सेंधमारी भी हुई थी, क्योंकि सरकार के खिलाफ गुस्सा था। बीएस येदियुरप्पा के हाथ में कमान थी, जिनका लिंगायतों ने समर्थन किया था। इस बार का सिनेरियो पूरी तरह अलग था। बीजेपी राम हनुमान के नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ही वो फेल हो गई। वहीं अशोक चंदार्की कहते हैं कि जनता परिवार से टूटकर आए नेताओं के कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा किया है। जनता परिवार के आधे से ज्यादा नेता बीजेपी में आए थे। इसमें पिछले सीएम बसवराज बोम्मई भी थे। इन नेताओं के आने से पहले बीजेपी को ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था। 2004 में रामकृष्ण हेगड़े के निधन के बाद येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता बने। उनके और जनता पार्टी से आए नेताओं के कॉम्बिनेशन की वजह से ही बीजेपी 2008 में 110 सीटें जीत गई थी। कर्नाटक में कम्युनल लाइन में इलेक्शन कभी नहीं जीते गए हैं। दरअसल बजरंग दल बैंक के मुद्दे का असर 48 घंटे भी नहीं टिक पाया। कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी के हिंदुत्व के प्रयोग जरूर कामयाब रहे हैं, लेकिन बाकी कर्नाटक सहित पूरे साउथ इंडिया की बात करें तो इसका असर नहीं दिखता। आगे अशोक चंदानी कहते हैं कि साउथ के हर राज्य का अपना ट्रेडिशन, देवी देवता और धर्म है। आप राष्ट्रीयता, बजरंगबली और पाकिस्तान के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है। इसके साथ में जो कास्ट सिस्टम को मैनेज करता है वो सत्ता में आ जाता है। कर्नाटक के नतीजों का असर पूरे साउथ इंडिया में होना तय है। विपक्षी पार्टियां अगर एक हो जाती है तो फिर एंटी बीजेपी वोट बट नहीं सकेंगे। सभी अपोजिशन को वोट बढ़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। 1977 में अपोजिशन ने इंदिरा गांधी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा था। उनके वोट बटे नहीं और जनता पार्टी की सरकार बनी। इस बार साउथ इंडिया में यही कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट उतारा जाए। यदि ऐसा हो पाता है तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। बीजेपी के प्रवक्ता गणेश कार्णिक के मुताबिक 2018 के हिसाब से देखें तो इस बार जेडीएस को करीब 15 लाख वोट कम मिले हैं। विधानसभा सीट के हिसाब से एनालिसिस करने पर पता चल रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस ने साथ मिलकर स्ट्रेटजी के तहत चुनाव लड़ा। इससे बीजेपी को नुकसान हुआ। गणेश कर्णिक कहते हैं कि इसके अलावा भी बीजेपी के कई फॉलोअर रहे, जैसे 75 कैंडिडेट्स बदलना, पूरे प्रचार पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तक ही सीमित हो जाना और लिंगायतों को ना साथ पाना। लक्ष्मण सावदी, जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं को निकालने के लिए लिंगायतों में गलत मैसेज गया। इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी नई स्ट्रेटजी से साउथ के राज्यों में चुनाव लड़ेगी। वैसे भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि लोकसभा में हम जोरदार वापसी करेंगे। दोस्तों, आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सच की आवाज।